यही कुछ साल पहले की बात है। सुधीर नाम का एक लड़का अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे कोई भी काम पर नहीं रख रहा था। जहाँ जाता नो वैकेंसी कहकर बाहर जाने के लिए कहा जाता था। अब वो नो वैकेंसी सुनकर बहुत परेशान हो चुका था, निराश हो चुका था, हताश हो चुका था। एक दिन की बात है, वो निराश होकर जंगल के पास वाले तालाब के पास बैठकर आत्महत्या जैसे पाप करने का सोच रहा था कि तभी उसका दोस्त राजू वहाँ आ जाता है और वो सुधीर से, हे सुधीर, क्या हालचाल है भाई? अरे ये क्या? ये तो चूहे मारने की दवा है ना? क्या कर रहा था तू इसे लेकर? राजू, देखना यार, इतनी पढ़ाई की, मेहनत कर नौकरी ढूंढ रहा हूँ, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। बापू हर रोज तकाता लगा रहे हैं कि कब नौकरी मिलेगी तुझे। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो मेरे जैसे ऑटो चला। और मैं, देख दोस्त, जिंदगी हमें एक बार ही मिलती है और जीने के कई मौके देती है। अब बस हमें उन्हें पहचानना है। और ये बात तो बिल्कुल सही कही तेरे बापू ने, मुझे तो बिल्कुल सही लगी है। क्यों टेंशन लेते हो तुम इतना? देखो, जब भी तुम्हारा इंटरव्यू हो तुम वहां जाना और बाकी समय तुम ऑटो चलाया करो। लेकिन राजू, इतनी पढ़ाई के बाद अगर मैं ये छोटा काम करूंगा तो इससे अच्छा है कि मैं, देख भाई, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लोगों का नजरिया अलग अलग होता है। मेहनत तो सबको ही करनी पड़ती है ना। और निराश या हताश होकर बैठने से अच्छा है कि कोई काम किया जाए और अपने परिवार को मदद की जाए। तू ठीक कह रहा है राजू, लेकिन तूने कोई पढ़ाई नहीं की तो तुझे कोई भी काम करने में कोई शर्म नहीं आती। आखिर हर किसी का एक अलग स्टेटस होता है। और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैंने कई सारी तकलीफों के बावजूद MBA कंप्लीट किया। और तुम, जाने दो, लेकिन लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? राजू मुश्किल से हंसते हुए, सही कहा तुमने, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, लेकिन मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मैं नहीं कर पाया जो मेरे मन में था। और हाँ, स्टेटस की बात करो तो अब देख, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। सब कुछ है मेरे पास, छोटा सा है लेकिन खुद का एक घर है, मोटर बाइक है, घर में खाने पीने की सारी जरूरत की चीजें हैं। अपनी मेहनत पर हमें विश्वास होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने पढ़ाई पर। हाँ, पढ़ाई जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनत भी तो जरूरी है ना दोस्त। अगर तुम्हें 1 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम अंदर से टूट जाओगे और मैं 1 साल में और नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। लोग तो कहेंगे, उनका काम ही है कहना। राजू, मुझे माफ कर दे यार, मैंने तुझे कितना गलत समझा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कितने अच्छे से समझाया। अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहे। दिमाग की बात अब मैं सिर्फ तब सुनूंगा जब मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। ये हुई ना बात? राजू सुधीर का सबसे अच्छा और पक्का दोस्त था। जो भी हो जाए, लेकिन कोई भी उनकी दोस्ती में दरार नहीं डाल सकता था। और राजू हमेशा सुधीर के लिए एक प्रेरणा बनना चाहता था, ताकि सुधीर अपने मन की ऊंचाइयों को छू पाए और अपने सपने पूरे कर सके। उसने सुधीर के मन को, सुधीर की निराशा को पहचान लिया था और इसी कारण आज उसने उसे जीने का नया पाठ पढ़ाया था, ताकि वो निराशा की गहराई में ना फंस जाए। अब सुधीर घर जाकर अपने पिता से, पिताजी, आज से मैं ऑटो चलाऊंगा। सुधीर ऑटो चलाना जानता था क्योंकि उसके पिता यही काम करते थे। सुधीर की बात सुनकर उसके पिता, तो चल, मैं आज तुझे भाड़े पर एक ऑटो लेकर देता हूँ। लेकिन पिताजी, हमारे पास तो अपनी ऑटो है ना, मैं घर पर बैठकर क्या करूँगा? दोनों कमाएंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे घर में। अब तेरी बहन की शादी भी तो करवानी है। अब दूसरे ही दिन से सुधीर ऑटो चलाना शुरू कर देता है। दूसरी ओर नौकरी ढूंढने का काम भी कर रहा था। 1 साल यूं ही गुजर जाता है। एक दिन की बात है, सुधीर एक औरत को लेकर बाजार में अपनी ऑटो से जा रहा था कि उस औरत का फोन बजता है। वो फोन उठाती है और, हाँ दीदी बोलो। औरत ने अपना फोन स्पीकर पर रखा था ताकि उसे आवाज़ अच्छे से सुनाई दे। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आती है, सुधा, हमें बहुत बड़ी ऑर्डर मिली है पापड़ बनाने की, तो कल से हमें कुछ और औरतें चाहिए होंगी। और हाँ, हमें एक सेल्समैन भी चाहिए जो हमारे पापड़ को मार्केट में अच्छा रिस्पांस दिलाए। ठीक है दीदी, मैं आज ही घर जाने के बाद देखती हूँ, कोई मिले तो। औरत फोन रख देती है तो सुधीर, मैडम, क्या आप पापड़ बनाने का काम करती हो? हाँ भाई, हमारा एक छोटा सा गृह उद्योग है। हम कुछ महिलाएं मिलकर ये काम करती है। हमारी मैडम उच्च शिक्षित है, लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण
आज उन्होंने हम जैसी ज़रूरतमंद औरतों के लिए ये उद्योग शुरू किया। अच्छा, क्या मैं आपकी मैडम से मिल सकता हूँ? हाँ भैया, ज़रूर मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते? कल शाम 5 बजे श्यामनगर में आ जाइएगा। हमारी मैडम शिल्पा ने वहीं पर काम शुरू किया है। ठीक है। अब दूसरे ही दिन सुधीर शिल्पा से मिलने चला जाता है। वहाँ जाकर सुधीर शिल्पा को देखते ही चौंक जाता है, क्योंकि शिल्पा वही लड़की थी जो सुधीर के साथ पढ़ाई करती थी, जो उनके कॉलेज की सबसे होशियार लड़की थी, और सुधीर उसी से प्यार भी करता था। शिल्पा, तुम यहाँ? अरे सुधीर, तुम यहाँ कैसे? और ये क्या तुम ऑटो चलाते हो? हाँ शिल्पा, क्या करूँ, नौकरी ही नहीं मिल रही थी तो मैंने। हाँ, सही कहा तुमने। हम जैसे कई सारे लड़के और लड़कियां हैं जो बेकार और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं या फिर निराश और हताश होकर बैठ जाते हैं। मैं कई दिनों तक सोच रही थी, फिर इन औरतों से मिली जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, तो मैंने ये काम शुरू किया। हाँ शिल्पा, तुमने बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा किया है तुमने। सुधीर, तुमने भी एमबीए किया है, क्यों ना तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ। हमारे साथ और भी 2 आदमी जुड़ चुके हैं। शिल्पा, क्या तुम मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय दोगी? जरूर सुधीर। अब सुधीर वहाँ से चला जाता है और रात भर सोचता रहता है। तभी उसे राजू की बातें याद आने लगती है कि जिंदगी हमें हर वक्त मौका देती है, उसे सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है। दूसरे दिन सुधीर शिल्पा से मिलने चला जाता है और शिल्पा सुधीर को देख, आओ सुधीर, वेलकम। अब हम दोनों मिलकर इस काम को नया अंजाम देंगे। उस दिन से शिल्पा कुछ औरतों की सहायता से अलग अलग प्रकार के पापड़, अलग अलग प्रकार के अचार, चटनी, मुरावला ऐसी चीजें बनाने लगी और सुधीर उसे बेचने के लिए मार्केटिंग का काम संभालने लगा। गांव हो या शहर, वो गली गली की दुकानों में जाकर उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए बड़े ही अच्छे तरीके से लोगों को समझाने लगा। धीरे धीरे कर सुधीर इतनी ऑर्डर्स लाने लगा कि औरतें अपना काम करते करते कम पड़ने लगी। लेकिन सुधीर और शिल्पा दोनों वहीं पर नहीं रुके। उन दोनों ने अपने काम को अंजाम देने के लिए अपना खुद का एक ब्रांड बनाया, जिसे अब मॉल्स वालों ने भी अपने मॉल्स में रखना पसंद किया। कुछ ही सालों में उनकी दिन रात की मेहनत रंग लाई थी। अब उन्हें किसी भी प्रकार की जॉब की जरूरत नहीं थी, बल्कि अब वही अपने फैक्ट्री में लोगों को काम पर रख रहे थे। अब सुधीर ने शिल्पा से शादी की और आज दोनों की फैक्ट्री में कम से कम 2 से 3 हजार से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, अब वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिस प्रकार निराशा में डूब चुके थे, ऐसे कई सारे लोगों के लिए नई उम्मीद बन रहे थे, एक नया रास्ता दिखाने लगे थे। रामपुर नाम के गांव में राकेश अपनी पत्नी मीरा और अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपने पत्नी के साथ मिलकर खेती करता था। राकेश थोड़ा सा कम दिमाग था, लेकिन मीरा बहुत ही होशियार थी। मीरा के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, तो उसकी चाची ने उसकी शादी राकेश से करवाई। मीरा बड़ी होशियार थी। वो हमेशा अपने पति को कुछ न कुछ अच्छी बातें बताती और साथ ही पैसों को किस तरह कमाना है ये भी बताती। एक दिन मीरा अपने पति से, सुनिए जी, वो मैं कह रही थी क्यों ना हम 2 गाय खरीद ले। राकेश मीरा जो कहे वैसे ही करता था, तो वो मीरा से, ठीक है खरीद लेंगे, लेकिन पैसों का हिसाब तुम ही रखना। अजी बाबूजी है ना, तो वही देख लेंगे। अब राकेश और मीरा गाय खरीद लेते हैं और खेती के साथ साथ अब वो गाय का दूध बेचकर भी पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे मीरा ने पोल्ट्री फार्म शुरू करने का सोचा। वो अपने ससुर से, ससुर जी, मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम पोल्ट्री फार्म शुरू करें। देखो मीरा, तुम जानती हो कि राकेश कैसा है, उसे तो ठीक से हिसाब भी नहीं आता। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन हम भी तो बीमार रहते हैं, तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही लेनी होंगी। पिताजी, मैं जानती हूँ, लेकिन हमें जिंदगी में बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। अब मीरा धीरे धीरे करके कुछ मुर्गियाँ लेती है। अब दूध के साथ अंडे भी बेचने लगी। राकेश के खेत के पास ही अमर नाम का एक इंसान रहता था, जो बड़ा ही आलसी किस्म का इंसान था, साथ ही खाने का बड़ा ही शौकीन था। उसे हमेशा दूसरों से पैसे उधार लेकर या फिर गांव में कहीं शादी हो, वहां जाकर खाना खाने में बड़ा मजा आता था। उसे बुलाया हो या ना हो, वो हमेशा किसी भी पार्टी में चला जाता था। अब लोगों ने उसे बात करना ही बंद कर दिया था, पर फिर भी वो लोगों से बातें करने की कोशिश करता और अगर कोई मिले ही ना तो वो राकेश से बातें करता रहता। एक दिन उसके मन में आया, अरे राकेश को तो बढ़िया बीवी मिली है भाई। वो मेहनत करती है और राकेश मजे से खाता है।
काश मुझे भी ऐसी कोई लॉटरी हाथ लग जाए कि पैसे भी मिले और खाने में भी बढ़िया चीजें मिले। दिन बीत रहे थे। वो हर रोज चुप चुप के अपने खेत से राकेश के खेत में देखता रहता। बहुत दिन बीत चुके थे। अब अमर मन ही मन, अरे यार, बहुत दिन बीत चुके हैं, कुछ खाने को ही नहीं मिला, कुछ तो करना ही होगा। अमर को कुछ अलग खाने का मन कर रहा था। तभी राकेश अपने मुर्गियों को उठाकर टोकरी के नीचे रख रहा था। मुर्गियों को देखकर उसके मन में लालच पैदा हो गया और साथ ही उसके मुंह में पानी भी आ गया था। वो मन ही मन, अरे वाह वाह, क्या बात है, इतने दिन बीत गए, मेरा तो यह ध्यान ही नहीं गया। इतना अच्छा खासा खाना मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन इसे अपने पास कैसे लाऊं? अब वो राकेश को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लाने की कोशिश करता है, लेकिन राकेश उसकी बातें सुन अपना काम खत्म कर वहाँ से चला जाता है। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं। मीरा अपने चाचा चाची से मिलने के लिए उनके घर चली जाती है। ये देख अमर सोचता है, आहा, क्या बढ़िया मौका हाथ लगा है मेरे। मीरा अब तो अपने मायके जा पहुंची होगी। आज रात को ही अब मैं एक मुर्गी उठा लाता हूँ। अब अमर रात होने का इंतजार करने लगा। शाम के वक्त राकेश ने अपनी सारी मुर्गियां टोकरी के अंदर रख दी। ये सब कुछ अमर अपने खेत से छिपकर देख रहा था। रात होते ही जैसे ही राकेश और उसके माता पिता सोने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, तो अमर धीरे से आकर एक मुर्गी चुरा कर भाग जाता है और उस मुर्गी को पकाकर खा लेता है। वो पकी हुई मुर्गी खाते खाते, वाह वाह वाह, बड़ी लाजवाब है ये मुर्गी, कितने दिनों बाद स्वाद आ गया। वाह, एकदम बढ़िया। मुझ पर किसी को शक ना हो, इसलिए 2-3 दिन में एक बार ही मुर्गी उठानी पड़ेगी। राकेश के पास इतनी मुर्गियां हैं, एक हाथ गायब हो जाए तो उसे क्या पता चलेगा। अब 2 दिन बीत चुके थे। मीरा भी अपने मायके से वापस आ चुकी थी। आते ही उसने मुर्गियां देख राकेश से, राकेश जी, इन मुर्गियों में एक मुर्गी कम है। अरे हाँ, मैं सोच रहा था शायद मेरी गिनती गलत हो गई होगी, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब रात होते ही अमर धीरे से आकर एक और मुर्गी चुरा लेता है। दूसरे दिन सुबह जब मीरा मुर्गियों को बाहर निकालने जाती है, तो उसे एक और मुर्गी कम दिखाई देती है। वो उस मुर्गी को यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी मीरा को अमर उसके खेत में झांकते हुए दिखाई देता है। अब वो अपने पति राकेश से, राकेश जी, जरा यहाँ तो आइए। राकेश मीरा के पास जाते ही मीरा जरा ऊंची आवाज में राकेश से, अजी देखिए तो, आज फिर से हमारी एक मुर्गी कम है। अपने आप कैसे हो सकता है ये सब? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे मीरा? मीरा कुछ सोचने लगती है। अब वो एक नाटक रचाती है, जिसमें वो राकेश और उसके सास ससुर को भी शामिल कर लेती है। वो घर में जाकर धीरे आवाज में सबसे, देखिए, आज फिर से हमारी एक और मुर्गी गायब हुई है। हो सकता है कि कल और भी मुर्गियां गायब हो। हमें उस चोर को ढूंढना ही होगा। सारी घटनाओं को देख उसे लग रहा था कि चोरी अमर ने ही की होगी, क्योंकि जब भी अमर को कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता था, तो वो ऐसे ही चोरी करके खाता था। साथ ही मीरा को राकेश से ये बात भी पता थी कि अमर जब भी कुछ हेवी खाता, तो दूसरे दिन उसका पेट दर्द होता था। इसी का फायदा लेकर मीरा अपने प्लान की शुरुआत करती है और जोर से, अरे राकेश जी, मैं तो आप सबको बताना ही भूल गई थी कि मैं अपनी माँ के घर से आते वक्त मुझे एक सिद्ध पुरुष मिले थे और उन्होंने मुझे आशीष के तौर पर कुछ दाने दिए थे और कहा था कि ये दाने अपने मुर्गियों को खिलाना, ताकि अगर गलती से भी कोई तुम्हारी मुर्गी चुरा कर खा ले तो उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा और वो शायद। मीरा की सारी बातें हर रोज की तरह अमर ने आज भी सुन ली। अब उसे लगने लगा, अरे अगर सच में मीरा बोल रही है वैसा ही हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मीरा ने सच में कल आते ही दाने डाले थे मुर्गियों को। अब मैं क्या करूं? मेरा तो सच में पेट दर्द हो रहा है, क्या करूं? अमर की ये घबराहट देखकर मीरा को पूरा विश्वास हो चुका था कि अमर ने ही उसकी मुर्गियां चुराई है। अब राकेश अमर के पास जाकर, अरे अमर, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? राकेश को देखते ही अमर का दर्द बहुत बढ़ जाता है। वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा पेट, आ। तभी मीरा वहाँ आ जाती है। मीरा को देख अमर का पेट दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सोच रहा था कि उसे लगने लगा था कि अब वो सच में ही मर जाएगा। तभी मीरा, अरे भाई साहब, अभी तो आप ठीक थे, क्या हुआ? मीरा की बात सुनकर अमर,
भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, कृपा करो मुझे माफ कर दो। मैंने ही आपकी मुर्गियां चुराई थी। मुझे कुछ तो दो, मेरा पेट दर्द रुक जाए। प्लीज भाभी जी मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे बचा लो। मीरा घर के अंदर जाती है और एक लड्डू लेकर आती है और अमर को खाने के लिए देती है। जैसे ही अमर लड्डू खा लेता है उसे ठीक लगने लगता है। तभी मीरा, भाई साहब, आपने अभी अभी जो लड्डू खाया वो मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये लड्डू जो भी खाए उसका दर्द तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और साथ ही वो मेहनत भी करने लगेगा। अमर ने मीरा की बातों पर इतना ज़्यादा विश्वास किया कि मीरा जो बोल रही है वही सब सच है। मीरा ने भी उसका भ्रम वैसे ही रहने दिया ताकि आगे से उसकी मुर्गियाँ कभी चोरी ना हो और ना ही कोई और चुरा पाए। मीरा ने अपने बुद्धि के दम पर और अमर के डर से उसे बीमार बना दिया था। अब अमर को भी पता चल चुका था कि चोरी करना गलत बात है। साथ ही अब वो मेहनत करके अपना पेट भरने लगा और दूसरी ओर मीरा अपने पति और सास ससुर के साथ बड़े खुशी खुशी रहने लगी थी, अपना व्यापार बढ़ाने लगी थी।